क्लास साइंस। तो देखो अब सेक्सुअल का लास्ट हमारा बचा है टाइप, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। क्या? स्पोर फॉर्मेशन। ऐसा रिप्रोडक्शन जो किसकी हेल्प से होता है? स्पोर की हेल्प से। क्वेश्चन ये है, देखो फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, फॉर्म होना, उत्पन्न होना, लेकिन क्या फॉर्म होना? स्पोर। तो पहला जानने वाली बात यहां पर यह है कि ये स्पोर क्या चीज है, आखिर हम किसे स्पोर कहते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा। पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर तुम्हें ज्यादा बातें समझ में आएंगी। अक्सर क्या होता है, तुमने देखा होगा ब्रेड वगैरह होती है ना, ब्रेड पकोड़ा, ऑयली फूड होता है हमारे पास। क्या होता है भाई? ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़े को कई बार अगर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए गर्मी में और कुछ दिन बाद खाने की कोशिश की जाए, तो खाने से पहले उसको चेक कर लिया जाए। जब तुम ब्रेड को बीच में से 2 पीस को तोड़ोगे, तो तोड़ने के बाद है ना, उसके बीच में बिल्कुल पतले पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा। पतला पतला धागे जैसा, धागा भी नहीं होगा, इतना पतला धागा भी नहीं होता। वो होता क्या है, उसके बीच में क्या लग चुकी है? फंजाई। ब्रेड के ऊपर फफूंदी वगैरह लग जाना ये आम बात होती है। तुमने देखा होगा अचार में भी लग जाती है, कई बार अचार के ऊपर देखा है तुमने, सफेद सफेद सी लेयर बन जाती है, धागे धागे से खिंचने लगते हैं। अगर तुम उसको खाते हो तो तुम उसे सिर्फ एक ही बार खा सकते हो, उसको खाने से तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। तो ये जो पतले पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं हाइप। उसके अंदर क्या बनने लगता है? हाइप। HYPAE। क्या बोलते हैं इसको? हाइप। ये होता है स्पोर्स की वजह से। कई बार क्या होता है, हवा के अंदर है ना, पतले पतले जर्म पार्टिकल ठहर उड़ रहे होते हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। पतले पतले बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं, जर्म पार्टिकल्स। अगर तुम कुछ खाने पीने का सामान जैसे कि ब्रेड वगैरह खुले में रख देते हो, 1-2 दिन के लिए रख देते हो, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ना उस खाने की चीज पर चिपक जाते हैं। और खाने की चीज पर जब वो चिपक जाते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्पोर्स। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्पोर्स। और जब वो पार्टिकल उस खाने की चीज पर चिपक जाते हैं, तो उसके ऊपर वो क्या बनाने लगते हैं? फंगस बनाने लगते हैं, फंजाई। फिर तुम उस चीज को खा नहीं सकते। और इस तरह से फंजाई का रिप्रोडक्शन होता है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि स्पोर फॉर्मेशन मेनली कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, तो तुम्हें बताना है फंजाई। अब तुम बोलोगे कि मैं असेक्सुअल पढ़ा रहा हूं, और असेक्सुअल ज्यादातर प्लांट में पाया जाता है। ध्यान रखना, स्पोर फॉर्मेशन हमारा फंजाई में भी पाया जाता है। और कौन सी फंजाई में? पॉपुलर फंजाई तो मैं बता देता हूं भाई, राइजोपस। कई बार पेपर में आ चुका है कि स्पोर फॉर्मेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसका नाम बताइए, तो तुम्हें बताना है राइजोपस। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं स्पोर्स का मतलब क्या है। देखो स्पोर्स की खासियत होती है, स्पोर्स बहुत ही ज्यादा छोटे, इतने छोटे कि तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। पता है, स्पोर्स यूनिसेलुलर होते हैं। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, और बिना माइक्रोस्कोप के तुम इन्हें नहीं देख सकते हैं। कहीं पर भी इन्हें मौका मिलता है ना खाने पीने की चीज पर, वहां पर जाकर ये चिपक जाते हैं, और वहां पर क्या बनाने लगते हैं? फंजाई बनाने लगते हैं। डार्क रूम के अंदर ये स्पोर्स उस पर जाकर चिपक जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं ये। और इनके ऊपर जो लेयर होती है ना, वो मल्टी लेयर होती है, डबल लेयर वाले पार्टिकल होते हैं ये, इस तरह से। अभी मैं बनवा दूंगा। पहले तो तुम्हें यही लिखना है नंबर 1 के अंदर कि स्पोर्स क्या चीज है। ये लिखो, नंबर 1 के अंदर लिखो स्पोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्स? तो स्पोर्स और कुछ नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे गोल पार्टिकल होते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, लिखो, दे आर टीनी। बोर्ड पे लिखा हुआ है, टीनी मतलब बहुत छोटे, टाइनी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, लेकिन टीनी बोलो तो ज्यादा अच्छा है।
दे आर टिनी स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, दे आर टिनी कॉमा स्फेरिकल, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्फेरिकल, दे आर टिनी कॉमा sorry they are tiny comma spherical unicellular structures, unicellular structures, they are tiny comma spherical unicellular structures, unicellular structures। और कितनी लेयर होती है इनके चारों? डबल लेयर। अब ये भी बनाकर दिखाया था ना मैंने, इसी में लिख लो, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। इनके चारों ओर एक मोटी वॉल होती है, वो भी डबल लेयर वाली, डबल लेयर है ना, प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल, प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल, प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल, ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, वही ब्रेड वाला दूंगा, लिखो नंबर 2। कई बार तुम देखना खाने की जो रोटी होती है ना, रोटी वगैरह या ब्रेड, सिंपल ब्रेड, ब्रेड पकोड़ा नहीं, सिर्फ सिंपल ब्रेड, अगर तुम ब्रेड को कुछ समय के लिए गर्मी के माहौल में रख दोगे ना रसोई वगैरह में, 3-4 दिन के लिए, गर्मी पड़ी हुई है जून जुलाई की, तब तुम देखना कि उस ब्रेड पर है ना अपने आप ही धागे बनने लगेंगे। जब तुम ब्रेड को तोड़ोगे तो उसमें धागे खिंचने लगते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या बन चुकी है? फंगस। हवा के अंदर जो स्पोर्स ठहरे हुए थे ना, वो स्पोर्स उस पर जाकर चिपक जाते हैं और वहां पर वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं? राइजोपस बनाने लगते हैं, फंजाई बनाने लगते हैं। तो लिखो फर्स्ट सेकंड पॉइंट में, व्हेन अ ब्रेड, ब्रेड होती है ना भाई, व्हेन अ ब्रेड केप्ट, केप्ट का मतलब होता है रखना, मतलब अगर हम ब्रेड रख दें किसी डार्क रूम के अंदर कुछ दिनों के लिए, व्हेन अ ब्रेड केप्ट इन डार्क प्लेस, जरूरी नहीं है डार्क प्लेस है ना, नॉर्मल सिचुएशन में भी रख सकते हैं। व्हेन अ ब्रेड केप्ट इन डार्क प्लेस, व्हेन अ ब्रेड केप्ट इन डार्क प्लेस, dark place, the spores of rhizopus, the spores of rhizopus present in air, मतलब जो स्पोर्स राइजोपस की होते हैं ना, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो कहां पर चिपक जाएंगे जाकर? वो चिपक जाएंगे ब्रेड पर। When a bread kept in dark place, the spores of rhizopus present in air, the spores of rhizopus, राइजोपस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये फंजाई का नाम है राइजोपस, राइजोपस फंजाई होती है, राइजोपस प्रेजेंट इन एयर, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, दिखाई नहीं देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। राइजोपस प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन ब्रेड, कहां पर सेटल हो जाएंगे? ब्रेड पर। प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन ब्रेड टू फॉर्म न्यू फंगस, टू फॉर्म न्यू फंगस, टू फॉर्म न्यू फंगस, क्या बनाना शुरू कर देंगे? वहां पे एक नई फंगस बनाने लगेंगे, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि राइजोपस की वजह से वो जो पतले पतले धागे खिंचते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो मैंने तुम्हें बताया था, उनको बोला जाता है हाइप। वो जो पतले पतले धागे खिंचते हैं ना, उनको बोला जाता है हाइप। लिखो थर्ड, तीसरा लिखो, बिल्कुल धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो लिखो तीसरे पॉइंट में, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागे जैसा, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड ऑन द ब्रेड, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड ऑन ब्रेड,
किस पर बनने लगता है? ब्रेड पर, तुम्हारे मुंह पर नहीं, ब्रेड पर। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड ऑन द ब्रेड आर कॉल्ड हाइप। बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रहा, आर कॉल्ड हाइप। कुछ लोग इसको हाइपा भी बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ए और ई साइलेंट, केवल क्या बोलो? हाइप। The thread-like structures are developed on the bread are called hype. Are called hype. कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये जो स्पोर के चारों डबल लेयर होती है, अब ये भी मैंने बताया था ना, जो छोटे छोटे क्या बने हुए होते हैं भाई? स्पोर्स। ये छोटे छोटे क्या बने हुए होते हैं? स्पोर्स बने हुए होते हैं। देखो चारों तरफ इनकी क्या है? डबल लेयर है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है इस डबल लेयर का काम क्या होता है, पता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये जितने भी स्पोर्स मैंने बताए थे ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई दी है तुम लोगों को, स्पोर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। अगर इन्वायरमेंट इन्हें अच्छा ना मिले तो जरा सी देर में ये मर भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इनके चारों ओर है ना एक डबल लेयर होती है। डबल लेयर इन्हें क्या करके रखती है? अगर बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है? अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मतलब इनके अनुसार नहीं है, जैसा एटमॉस्फेयर इन्हें चाहिए वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, नुकसानदायक है इनके लिए। तो डबल लेयर अंदर के स्पोर को ना इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। डबल लेयर का मेन पर्पस होता है अंदर के स्पोर को प्रोटेक्ट करके रखना अनफेवरेबल कंडीशन से, और ये डबल लेयर स्ट्रक्चर उसको बचाकर रखती है सुरक्षित। तो कई बार पेपर में आ चुकी है बात, और तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है ना। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, लिखो फोर्थ पॉइंट। The spores are covered by the spores are covered by thick wall that protect them. The spores are covered by thick wall. थिक वॉल मतलब मोटी वॉल, इसके चारों ओर एक मोटी लेयर होती है, डबल लेयर होती है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम, that protect them from unfavorable conditions. That protect them from unfavorable conditions. मतलब अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है जो स्पोर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये लेयर उसको सुरक्षित रखेगी अंदर ही अंदर। तो स्पोर फॉर्मेशन जनरली किस में पाया जाता है? फंजाई में। तो यहां तक का पार्ट हमने देखा कि किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई मेल गैमेट और कोई फीमेल गैमेट नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल की। तो अब चैप्टर का तुम्हें नेक्स्ट हेडिंग डालना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कुछ अलग है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट भी इन्वॉल्व होता है, फीमेल गैमेट भी इन्वॉल्व होता है। मतलब यहाँ पर दोनों तरह के पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। और मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि जब भी कोई मेल गैमेट है और जब भी कोई फीमेल गैमेट है तो दोनों मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। दोनों मिलकर क्या करेंगे? आपस में नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। बिना मेल के फीमेल का कुछ नहीं हो सकता, बिना फीमेल के मेल का कुछ नहीं हो सकता। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। ये बात मैंने बताई थी, कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से बताऊंगा। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जबकि मैंने बताया था कि असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो पहले तो तुम्हें इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है सेक्सुअल की, फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल दो। अब इसके आगे इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस, इट इज अ टाइप ऑफ reproduction in which
It is a type of reproduction in which both sexes, बोर्ड पे लिखा हुआ है sexes, बोथ सेक्सेस का मतलब है मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल्स, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितने सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं भाई, दो, मेल और फीमेल, है ना। तब जाके यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी दो तरह के सेक्स मिलकर काम करते हैं, देखो अब जरा, तुम्हारे पास पहले क्या हो रहा था, सिंगल पेरेंट थे, अब सिंगल पेरेंट नहीं है, अब तुम्हारे पास एक तो मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। मुझे बताओ मेल पेरेंट कैसा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट भाई, है ना। मेल पेरेंट तो भाई मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट बनाएगा। और मुझे बताओ दोनों के गैमेट मिलकर नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, मेल फीमेल के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल अकेला कुछ नहीं कर सकता और मेल अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब दोनों के गैमेट्स एक साथ मिलते हैं और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है, देखो मेल पेरेंट ने मेल गैमेट प्रोड्यूस करा, फीमेल पेरेंट ने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करा, दोनों ने मिलकर नेक्स्ट जनरेशन बनाई, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, देखो व्हेन मेल गैमेट्स फ्यूज, फ्यूज का मतलब होता है मिल जाना, मिक्स हो जाना, देखो व्हेन मेल गैमेट्स फ्यूज विद फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। हमेशा ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन मेल के अंदर नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर ये गैमेट कहां पर बनते हैं, ओवरी के अंदर, ओवरी में बनते हैं। और मेल गैमेट के अंदर ये जो गैमेट होता है वो बनता है उसके पार्ट के अंदर, टेस्टिस वगैरह के अंदर, अभी जब मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, मेल के अंदर नहीं होता है। एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फीमेल के अंदर। हमें अपना गैमेट उसके अंदर पहुंचाना पड़ता है। और सारा फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, पता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिक्स होने का काम चल कहां पर रहा है, फीमेल की ओवरी वाले पार्ट में। मैं ये एक्सप्लेन करवा दूंगा कि ये ओवरी क्या चीज है और इसके अंदर कैसे काम होता है, वो बात आगे की, अभी नहीं, अभी टेंशन मत लो। अभी पता है किस पर फोकस करो, फर्टिलाइजेशन पर बस। तो फर्टिलाइजेशन से क्या समझ में आया, फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। जब एक फीमेल गैमेट मेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमें यही चीज समझनी पड़ेगी कि ये फर्टिलाइजेशन क्या चीज है ना। तो अगला सब हेडिंग बनाओ भैया, लिखो फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक एग्जांपल देता हूं, देखो हम लोगों में क्या होता है, हमारा जो मेल गैमेट होता है, मतलब जो एक मेल पर्सन गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपना मेल गैमेट किसके अंदर घुसाता है, फीमेल के अंदर। ध्यान से सुनना और समझना, हमारे पास जो मेल गैमेट होता है कौन बनाएगा, मेल पेरेंट बनाएगा। और हमें अपना मेल गैमेट कहां पर पहुंचाना पड़ता है, फीमेल गैमेट के पास। और मैंने बताया था फीमेल गैमेट कहां पर बनता है, ओवरी के अंदर। तो हमें ये गैमेट ओवरी के अंदर बनाना, अंदर पहुंचाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि ओवरी जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है।
ओवरी जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है। तो जब हम अपना गैमेट बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, ध्यान से सुनना, जब एक मेल गैमेट बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है तो ऐसा फर्टिलाइजेशन कहलाता है इंटरनल। इंटरनल मतलब सारा का सारा फर्टिलाइजेशन कहां पर चल रहा है, बॉडी के अंदर चल रहा है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं करते, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक, मेंढक क्या करते हैं, मेंढक और मेंढकी क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों ना अपने अपने गैमेट बाहर भेज देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊं तो मैं वीडियो दिखा सकता हूं, लेकिन क्लास में। तो मेंढक मेंढकी क्या करते हैं, अपने अपने स्पर्म को, अपने अपने गैमेट को ना पानी में रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और फिर वो आपस में मिलकर क्या करते रहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते रहते हैं। बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टेंशन मत लो, अभी मैं इंटरनल एक्सटर्नल दोबारा बताऊंगा। पहले तो फर्टिलाइजेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन जो बनती है ना, नेक्स्ट जनरेशन में बनने वाले सेल को जर्नली क्या बोला जाता है, जाइगोट। कई बार पेपर में आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय जाइगोट। तो जाइगोट तब बनता है जब तुमने उसके अंदर क्या मिला है, मेल, और क्या मिला है, फीमेल, और दोनों से मिलने के बाद क्या तैयार हो गया, जाइगोट। ठीक है, तो लिखो फर्टिलाइजेशन के अंदर, पहले तो इसके आगे इसकी डेफिनेशन लिखनी है, लिखो, व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स हो जाना, आपस में मिल जाना। व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, लिख लो, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। When fusion of gametes, when fusion of gametes, लिख लो, that is male gametes and female gametes, male gametes and female gametes is called fertilization, is called fertilization। क्या कहलाता है भाई, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो इसी में लिख लो, लिखो, बोथ गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्यूज, फ्यूज का मतलब वही मिल जाना। बोथ गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, है ना, एक साथ मिल जाते हैं वो, और क्या बनाते हैं भाई, जाइगोट बनाते हैं। बोथ गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, बोथ गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का बनना। अब जरा ये देखो, बहुत ही आसानी से मैं बताऊंगा और तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मेल गैमेट था हमारे पास और फीमेल गैमेट था। फीमेल गैमेट कहां पर है, बॉडी की ओवरी में। जो फीमेल होती है ना, फीमेल के पास ओवरी होती है और उसकी ओवरी में क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। ये गैमेट तुम्हारे पास नहीं आएगा, मेल को अपना गैमेट कहां पर लेकर जाना पड़ेगा, एक मेल पर्सन को अपना गैमेट कहां पर पहुंचाना पड़ता है, फीमेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट तुम्हारे पास नहीं आता है, हमें मेल गैमेट वहां पर पहुंचाना पड़ता है। तो देखो, जब हम अपना मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचाते हैं, मतलब किसके अंदर पहुंचाते हैं, ओवरी के अंदर पहुंचाते हैं, वो बाहर निकल के नहीं आएगा। ये बड़ा ऐठ में, मैं तो अंदर ही रहूंगी, तो मैं आना पड़ेगा। तो मेल गैमेट हम अंदर पहुंचाते हैं। तो बताओ, बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है, ओवरी कहां पर है, बॉडी के अंदर है। मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इंटरनल। लेकिन मैंने बताया था फ्रॉग के केस में, इसमें क्या होता है, मेंढक और मेंढकी दोनों ना अपने अपने गैमेट बाहर निकाल देते हैं, पता है। फीमेल भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है गैमेट, और मेल भी अपनी बॉडी से गैमेट बाहर निकाल देता है, और दोनों के गैमेट है ना कुछ देर तक पानी में या फर्श पर या कहीं पर भी पड़े रहते हैं, जब तक कि उनके अंदर ही अंदर क्या ना होने लग जाए, एग ना बनने लग जाए। कुछ देर तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, और आधे से ज्यादा तो वेस्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, आधे से ज्यादा दूसरे जानवर लोग खा जाते हैं उसको, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। क्यों? क्योंकि जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो किसी भी बात का कोई डर नहीं है, अंदर हो रहा है, सुरक्षित है सारा काम। लेकिन बाहर अक्सर ऐसी होता है, पता है, मेंढक मेंढकी एक बार में कम से कम हजारों स्पर्म निकालते हैं, हजारों एग, और कितने ही अंडे तो उनके बेकार हो जाते हैं। क्यों? कुछ तो पानी में बह जाते हैं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्लास में, तो तुम कहोगे भैया कितना गंदा लग रहा है, दिखने में इतना गंदा लगता है वो। हमारी में ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेस्ट मेथड होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक सिक्योर मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल में किसे पता, जरूरत से ज्यादा गैमेट तो वेस्ट हो जाता है। तुम इस बात को सुरक्षित रूप से नहीं कह सकते कि तुम्हारा फर्टिलाइजेशन कामयाब होगा। कौन सा फर्टिलाइजेशन ज्यादा कामयाब है? इंटरनल, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुम फर्टिलाइजेशन बाहर कर रहे हो, एनवायरमेंट में कर रहे हो, तो वो नुकसानदायक है, ठीक है। तो दो तरह के हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ने भाई, एक हमारा इंटरनल और एक हमारा एक्सटर्नल। तो अगला हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ। बताओ फर्टिलाइजेशन की बात है क्या मैंने असेक्सुअल में करी थी इतनी सारी? नहीं, इतनी सारी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तब होता है जब मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्या मैंने असेक्सुअल में दोनों को इन्वॉल्व करवाया था? नहीं, वहां पर तो सिर्फ कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था? फीमेल। सिंगल पेरेंट होता है ना वहां पर, वहां पर दोनों पेरेंट इन्वॉल्व थोड़ी ना होते हैं। यहां पर दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए फर्टिलाइजेशन की बारी भी यहीं पर आ रही है, वहां पर नहीं आई थी। लिखो नंबर 1, सबसे पहला और बढ़िया फर्टिलाइजेशन, लिखो एक्सटर्नल, जो बॉडी से बाहर होता है, अंदर नहीं होता। लिखो एक्सटर्नल के अंदर। ज्यादातर ये समुद्री ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग वगैरह ना, पार्टली होता है वो तो खैर, फिशेस वगैरह में, एम्फीबियंस में, ये सब। लिखो, इन सर्टेन एक्वेटिक एनिमल्स, इन सर्टेन एक्वेटिक, एक्वेटिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन सर्टेन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेस, फ्रॉग, सच एज फिशेस, फ्रॉग, एम्फीबियंस। वैसे तो मैंने फ्रॉग लिखवा ही दिया है ना, एम्फीबियन, सच एज फिशेस, कॉमा, फ्रॉग, कॉमा, एम्फीबियन बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेलिंग, एम्फीबियंस। द गैमेट्स आर, तो बताओ गैमेट्स को क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है या बॉडी से बाहर कर दिया जाता है? दोनों के दोनों, मेल भी और फीमेल भी, दोनों के दोनों अपने अपने गैमेट्स बाहर रिलीज कर देते हैं एक साथ, ताकि वो आपस में मिलकर क्या कर ले, फर्टिलाइजेशन। कई बार तो क्या होता है, बहुत सारे मेल गैमेट पानी में बह जाते हैं और बहुत सारे फीमेल गैमेट पानी में बह जाते हैं, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक सिक्योर मेथड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, और उन्हें उसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्या करें। तो लिख लो इसी के अंदर, इन सर्टेन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेस, कॉमा, फ्रॉग, कॉमा, एम्फीबियंस, द गैमेट्स आर शेड आउटसाइड। शेड आउटसाइड का मतलब होता है उन्हें बाहर रखना पड़ता है, उन्हें अपने गैमेट्स को क्या रखना पड़ता है, बाहर। शेड आउटसाइड, बाहर छोड़ना पड़ता है। शेड आउटसाइड द बॉडी, शेड outside the body, and fertilization takes place, and fertilization takes place outside,
एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड। और फर्टिलाइजेशन कहां पर चलता है फिर? बाहर चलता है, बॉडी से बाहर चलता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड। विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स में होता है, जैसे कि बर्ड्स में होता है ना, इस तरह से। तो लिखो नंबर 2, इंटरनल, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। मैंने बस इंटरनल लिखा है, तुम लोग पूरा लिखना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखो। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, इन केस ऑफ रेप्टाइल्स कॉमा बर्ड्स, है ना, पक्षी। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स कॉमा बर्ड्स एंड मैमल्स, इन केस ऑफ रेप्टाइल्स कॉमा बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना, हम लोग भी शामिल है। हम लोग भी कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं? इंटरनल। हम लोगों में भी क्या होता है, एक मेल पर्सन अपने गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है और बाकी का फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर चलता है। मतलब किसके अंदर चलता है? ओवरी के अंदर। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स कॉमा बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द मेल गैमेट्स आर इंसर्टेड। मेल गैमेट को किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है? इंसर्ट का मतलब होता है घुसाना या डालना या इंजेक्ट करना, है ना। इंसर्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंसल्ट नहीं है, कभी इंसल्ट कर दो, इंसर्ट अंदर करना। द मेल गैमेट्स आर इंसर्टेड मतलब मेल गैमेट्स को इंसर्ट किया जाता है फीमेल ओवरी के अंदर। द मेल गैमेट्स आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उस ऑर्गन का नाम क्या होता है? ओवरी। लिखवा दूं ब्रैकेट में? वैसे मैं तुम्हें ओवरी के बारे में प्रॉपर पढ़ाऊंगा, आगे आएगा टॉपिक अभी, है ना। फिलहाल बस इतना ही रहने दो। मेल गैमेट्स आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रैकेट में लिख लेना ओवरी, पहले लिखाई थी ना OVARY, ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रैकेट में लिख लो भाई ओवरी, ठीक है। और सारा फर्टिलाइजेशन वहीं पर होता है, फिर तो लिख लो वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, वेयर WHERE, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो मुझे बताओ, ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बॉडी के अंदर ही तो है, इसका मतलब इंटरनल। तो कौन सा वाला मेथड, कौन सा वाला फर्टिलाइजेशन बेस्ट माना जाता है? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस कम है गलती होने के, है ना। सारे काम बॉडी के अंदर हो रहे, पक्का मेथड है। एक्सटर्नल में क्या है ना, एक्सटर्नल में क्या होता है, मेल और फीमेल अपने अपने गैमेट छोड़कर चले जाते हैं, बाद में जब उनके एग बन जाएंगे तो जब मतलब अपने आप ऑर्गेनिज्म बनने लगेगा तब वो वहां से ले लेते हैं। और पक्का है ही नहीं कि बनेगा ही नहीं बनेगा, आधे गैमेट्स तो उनके बह जाते हैं पानी में, आधी मेहनत उनकी पानी में गई। उस हिसाब से उनके गैमेट्स होते हैं। हम एक बार में ज्यादा गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो लोग खूब कर लेते। तो अपना अपना हिसाब किताब है। हाँ, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार आ चुका है पेपर में। अगला हेडिंग बना दो, डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में मालूम होगा तुम्हें? इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में, है ना। तो बस इतना डाल दो, डिफरेंस बिटवीन। अब सीधा टेबल बना दो, टेबल में नाम आ ही जाएंगे, टेबल में नाम आ ही जाएंगे। पहले लिखना एक्सटर्नल,
फिर लिखना इंटरनल। मैंने शॉर्ट में लिखा है ई और आई, तुम्हें शॉर्ट में काम नहीं करना है। हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन के आगे कुछ मत लिखना, क्योंकि बिटवीन के आगे क्या लिखना, देखो किसके बीच में डिफरेंस करवाने वाला हूं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और वो वैसे भी नीचे आए गए है ना, इसलिए लिखो नंबर 1 पहला डिफरेंस एक्सटर्नल के लिए। तो मुझे बताओ ये बॉडी के बाहर होता है ना, और वो बॉडी के अंदर होता है, लिखो पहला डिफरेंस, इट अकर्स outside the body of female organism, it occurs outside the body it occurs outside the body of female organism, outside the body of female organism, है ना, फीमेल ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, लेकिन ये फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ओवरी में होता है ना, लिखो इधर, इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स इनसाइड द बॉडी of female organism, inside the body of female organism, female organism, ठीक है, inside the body of female organism। इसमें क्या होते हैं, दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमेट को बाहर डिस्चार्ज करते हैं, इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर मेल गैमेट किसके अंदर डिस्चार्ज करता है, फीमेल गैमेट के अंदर, ठीक है, मतलब मेल पर्सन कहां पर जाता है, फीमेल के पास जाता है और वहां पर जाकर अपना डिस्चार्ज करता है, लेकिन यहां पर दोनों के दोनों बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं, मेल भी अपना गैमेट बाहर कर देता है और फीमेल भी अपना गैमेट बाहर कर देती है। नंबर 2 लिखो, दूसरा डिफरेंस लिखो, बोथ मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज देयर गैमेट्स, देयर बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोथ मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, बोथ मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है निकालना, है ना, निष्कासित करना, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, both male and female discharge their gametes outside the body, outside the body। और यहां पर क्या होता है, यहां पर फीमेल अपना बाहर नहीं निकालती, मेल जाता है फीमेल के पास और फीमेल की ओवरी में अपना गैमेट डाल देता है, फीमेल नहीं डालती, फीमेल के पास तो अपने पास पहले से ही है, फीमेल की ओवरी में तो पहले से ही बन रहा है ना फीमेल गैमेट, वो क्यों लाएगी कहीं से, उसके पास तो पहले से ही होता है, मेल आ जाता है और दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, तो फीमेल को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मेल इसके पास आ जाता है। तो लिखो, मेल डिस्चार्जेस द गैमेट, मेल डिस्चार्जेस, है ना, सिर्फ मेल ही तो डिस्चार्ज करता है, फीमेल थोड़ी ना डिस्चार्ज करती है कहीं पे, फीमेल की ओवरी में तो पहले से ही बना हुआ है, वो क्यों डिस्चार्ज करेगी, फीमेल के पास तो पहले से ही गैमेट है, फीमेल को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कौन आता है इसके पास, मेल आता है, मेल डिस्चार्जेस द गैमेट्स इनटू फीमेल ओवरी, मेल डिस्चार्जेस द गैमेट्स, मेल डिस्चार्जेस द गैमेट्स into female ovary, into female ovary। इसी में लिखना फुल स्टॉप की बात, द फीमेल, मुझे बताओ फीमेल क्या अपना डिस्चार्ज बाहर निकालती है, नहीं, फीमेल की ओवरी में तो पहले से ही भरा हुआ है, फीमेल की ओवरी में तो पहले से ही गैमेट भरा हुआ है, वो नहीं निकालती कहीं पर, वो वहीं पे मिला देती है अपना भी गैमेट। लिखो, द फीमेल रिलीजेस द गैमेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है रिलीजेस, रिलीजेस का मतलब ये नहीं कि वो अपनी ओवरी से बाहर निकाल देती है, रिलीजेस का मतलब है ओवरी के अंदर ही मिला देती है। द फीमेल रिलीजेस द गैमेट इनसाइड द ओवरी, द फीमेल रिलीजेस द गैमेट
इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ही, उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। फीमेल को अपना गैमेट बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, जबकि मेल करता है। मेल अपना गैमेट किसके अंदर डालता है? फीमेल के अंदर। और सारा फर्टिलाइजेशन कहां पर चलता है फिर? फीमेल की बॉडी के ओवरी वाले पार्ट के अंदर। इसलिए ये फर्टिलाइजेशन कैसा कहलाता है? इंटरनल, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है। तो बताओ दोनों में से कौन सा मेथड श्योर है? एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर हो रहा है या इंटरनल जो बॉडी के अंदर हो रहा है? इंटरनल। एक्सटर्नल में कोई शक नहीं है, आधे से आधा गैमेट तो वेस्ट हो जाता है। तो तीसरा लिख लो, लास्ट डिफरेंस है, लिखो तीसरे में, एक्सटर्नल में, इट इज नॉट अ श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। श्योर की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। इट इज नॉट अ श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज not a sure method. It is not a sure method of fertilization. Not a sure method of fertilization. और उस साइड लिख लो, ये एक श्योर मेथड है, ये एक श्योर मेथड है। तो लिखो इट इज अ श्योर मेथड। इट इज अ श्योर मेथड, ये एक पक्का मेथड है, इसमें गलती होने के या गड़बड़ होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो ये एक श्योर मेथड माना जाता है, ये एक श्योर मेथड है। तो अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो इसके फायदे क्या हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या हैं मुझे बताओ। असेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, फीमेल पेरेंट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एक चीज पहले से मैंने बता दी है, जब चैप्टर शुरू कराया था, रिप्रोडक्शन कैसा भी हो वेरिएशन सब में आता है। वेरिएशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में चेंज जरूर आएगा। एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर ही अलग अलग बच्चों में सब में फर्क पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है? धीरे धीरे वेरिएशन आ रहा है। तो वेरिएशन तो हर जगह है, लेकिन जरा खुद सोचो, असेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट होता है, आने वाली जनरेशन को बनाने के पीछे किसका हाथ होता है? सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट का हाथ होता है। तो वेरिएशन होने के कम चांस है, क्योंकि सिंगल पेरेंट है। नेक्स्ट जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आएगा वो किससे आएगा? इससे आएगा, है ना, एक ही पेरेंट से आने वाला है। आने वाली जनरेशन में जो फीचर आएगा, जो खासियत आएगी, जो परिवर्तन आएगा, वो सारा परिवर्तन कहां से आएगा? एक ही पेरेंट से आएगा। लेकिन यहाँ पर कितने पेरेंट होते हैं सेक्सुअल में? यहाँ पर होते हैं दो पेरेंट इन्वॉल्व। जो जाइगोट बना है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन बनी है, उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो फीचर आएंगे, जो परिवर्तन आएगा, वो दोनों से मिलकर आएगा। तो मुझे बताओ वेरिएशन कहां पर ज्यादा आएगा? यहां पर ज्यादा आएगा या यहां पर ज्यादा आएगा? यहां पर ज्यादा आएगा ना, क्योंकि यहां पर दो दो के कैरेक्टर आने वाले हैं, दोनों के अपने अपने गैमेट्स हैं, दोनों का अपना अपना डीएनए, दोनों मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने वाले हैं। तो यहां पर वेरिएशन ज्यादा है। और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, जीवन के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मुझे बताओ सेक्सुअल ज्यादा फायदेमंद है ना, क्योंकि सेक्सुअल क्या क्रिएट कर रहा है? वेरिएशन। और मुझे बताओ जब तक जीवन में चेंजेस नहीं आते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं आता है, तो क्या एवोल्यूशन हो पाता है? हम सालों पहले, कितने लाखों सालों पहले, हजारों सालों पहले मंकी थे, आज हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं। मंकी से, ये बात तो तुम मानोगे, मंकी से ह्यूमन बीइंग बनना क्या 1 या 2 साल का काम था? नहीं, हजारों लाखों साल का काम था। ये तभी तो पॉसिबल हो पाया जब हमें धीरे धीरे क्या आता चला गया? वेरिएशन। हमारे अंदर एवोल्यूशन तभी तो हुआ है जब वेरिएशन आया है। अगर वेरिएशन नहीं होता तो एवोल्यूशन नहीं आता। एवोल्यूशन का मतलब होता है परिवर्तन, नई स्पीशीज नहीं आती।
आज भी हमारी वही स्पीशीज होती, आज भी हमारी प्रजाति वही होती जो किनकी होती है, बंदरों की। आज भी हम लोग क्या माने जाते हैं भाई, बंदर। लेकिन एवोल्यूशन की वजह से, परिवर्तन की वजह से, वेरिएशन की वजह से धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आते चले गए, चेंजेस। तो मुझे बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे पढ़ने बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, वेरिएशन। और वेरिएशन से ही शुरुआत होती है एवोल्यूशन की। वेरिएशन नहीं तो एवोल्यूशन नहीं, है ना। तो अब तुम्हें चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालना है भाई, लिखो एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि यहां पर दो अलग अलग तरह के पेरेंट है, दो अलग अलग तरह के गैमेट है, दोनों मिलकर नई जनरेशन बना रहे हैं। और असेक्सुअल में क्या था, एक ही पेरेंट था, एक ही टाइप का गैमेट था और वही जनरेशन बनाता था नेक्स्ट। तो वेरिएशन तो होगा लेकिन उतना नहीं जितना यहां पर होगा, और वेरिएशन होना बहुत जरूरी है ना। लिखो पहला फायदा, लिखो लिखो सिंस, बोर्ड पे लिखा हुआ है सिंस, लिखो सिंस द फ्यूजिंग गैमेट्स, फ्यूजिंग मिलने वाले गैमेट्स, मिक्स होने वाले गैमेट्स, फ्यूजिंग है ना, फ्यूज। सिंस द फ्यूजिंग गैमेट्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, सिंस द फ्यूजिंग गैमेट्स कम फ्रॉम, कहां से आते हैं वो, तो अलग अलग पेरेंट से आते हैं। सिंस द फ्यूजिंग गैमेट्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, सिंस द फ्यूजिंग गैमेट्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, टू डिफरेंट पेरेंट्स। लिखो देयरफॉर नेक्स्ट जनरेशन कंटेन, therefore next generation contain, therefore next generation contain मतलब आने वाली जनरेशन, next generation contain diversity of characters, diversity मतलब वही डिफरेंस है ना। next generation contain diversity of characters, next generation contain diversity of characters, diversity of characters मतलब धीरे धीरे कैरेक्टर में क्या पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है। और फिर यही वेरिएशन किस में बदलने लगता है, धीरे धीरे एवोल्यूशन में, है ना। लिखो नंबर 2, लिखो इट लीड्स टू, नंबर 2 में लिखना है, लीड्स बोर्ड पे लिखा हुआ है, it leads to a variation which is necessary for evolution, it leads to variation, है ना। इससे क्या होता है, वेरिएशन। लीड्स का मतलब होता है किस में बदल जाती है डाइवर्सिटी एक समय पर, वेरिएशन में। और वेरिएशन किस में बदल जाता है, एवोल्यूशन में। लेकिन 1 या 2 साल का काम नहीं है, हजारों लाखों सालों का काम है। it leads to variation which is necessary for evolution, which is necessary for evolution। इसको एवोल्यूशन बोलो या इवोल्यूशन, कुछ लोग इसको इवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो बोल सकते हैं।